पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई अन्य रिश्ता, वो सिर्फ विश्वास पर ही टिका होता है। और जब पति पत्नी के रिश्ते में शक आ जाता है और वो शक मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ जाए, तो इसका अंजाम कितना खतरनाक होता है, विनायक ने सोचा भी नहीं था। धूप बत्ती का धुआं गोल आकार में उड़ता ऊपर की ओर जा रहा था। शायद छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धूप बत्ती के सफेद गोलाकार धुएं के कण सर्पिलाकार होते हुए तितर बितर हो जाते थे। चंदन धूप बत्ती की खुशबू विनायक के नाक में जा रही थी और उसकी सांस जैसे रुकी जा रही थी। सामने ज्योति की मृत शरीर के पास दीपक और एक मोटी सी धूप बत्ती भी जलाकर रखी गई थी, पर विनायक चाहकर भी चिरनिद्रा में लीन अपनी बीवी के मुख को देख नहीं पा रहा था। नजरें झुकी हुई थीं, बस कभी कभी नजर उठाकर धुएं के गोल छल्लों को देख लेता था। बीबी ज्योति के संग 30 वर्षों का सफर आज यहाँ खत्म हुआ, पर आज कहाँ? वह तो 20 वर्ष पहले उस दिन ही खत्म हो गया था, जब विनायक ने पहली बार ज्योति के चरित्र पर लांछन लगाया था, ये कहकर कि वह दूध वाला अपनी बीबी के साथ घर पर क्यों आया था। गुस्से में अंधा ही तो हो गया था विनायक। ज्योति घबराते हुए बोली थी, कब? मैं तो कल ही आई हूँ अपने मायके से। मुझे क्या पता? विनायक गुस्से से बोला, तेरे पीछे दूध वाला आया था अपनी बीबी के साथ यहाँ, अपनी पत्नी को यह दिखाने के लिए कि तेरा और उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है। सुनकर ज्योति मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और दूध वाले के साथ? छी छी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? पर विनायक कहाँ सुनने को तैयार था। 30 साल की ज्योति का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया। विनायक और ज्योति की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। विनायक औसत रंग रूप का युवक था और ज्योति गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी, घरेलू और खुशमिजाज युवती थी। पर विनायक उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत पजेसिव था। कोई भी एक नज़र ज्योति को देख ले तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। दूध वाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन सोमवार था। ज्योति को अचानक अपने दोनों बेटे साहिल और वेदांश के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते विनायक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की दुकान नहीं गया था और घर पर ही था। बस तभी से शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमा कर बैठ गया और आज ज्योति को डसने लगा। ज्योति बोली, दूध वाला गांव से रोज बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा, उसको सामान दिलाने या डॉक्टर को दिखाने। इतने ही काम तो होते हैं गांव वालों को शहर में। पर विनायक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ज्योति के खिलते चेहरे पर जैसे पतझड़ आ गया। आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया, पर माँ की वह सीख कि गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उस समय चुप रह जाना, यह अविश्वास का दीमक गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है, याद करके चुप रह गई। 8 और 10 वर्षीय साहिल और वेदांश इस सब से बेखबर थे, पर माँ की सोनी सोनी रोती आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेम पूर्वक जीवन की ही कामना की थी, प्रेम पूर्ण जीवन की ही कामना की थी। जिन लम्हों की तमन्ना उसने तमाम उम्र की, वह लम्हे मिले तो पर इतने कम मिले कि उनका मिलना ना मिलने के दुख से दोगुना हो उठा। फिर तेज रोने की आवाज से विनायक जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। ज्योति की दोनों छोटी बहनें अनुभा और सुगंधा भी आ गई थीं और लाल साड़ी में लिपटी लेटी ज्योति को देखकर
उनके आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गईं? अनुभा रोते रोते कह रही थी। छोटी बहन सुगंधा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने हाथों से ज्योति को छू छू कर देख रही थी। दीदी उठो, देखो हम आ गए। अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वह भी बिना तुम्हारे बुलावे के। तुम हर बार हमें बुलाती थी ना कि आ जाओ आ जाओ। दीदी अब उठ भी जाओ ना, इतनी भी क्या नाराजगी। पर ज्योति तो इन सब से दूर जा चुकी थी। बड़ी सी कोठी के शानदार ड्राइंग रूम में बीच में ज्योति आज शांत लेटी थी। हमेशा की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती अपने घर को सजाती संवारती ज्योति अब कभी नहीं दिखेगी किसी को। विनायक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफी दूरी पर बैठा था। वहां से उसे ज्योति का चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनों के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया। पास बैठी परिवार की अन्य औरतें और ज्योति की सहेलियां भी तेज स्वर में रोने लगीं। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नजरों से विनायक को घूर रही थी। एक पल को दोनों की नजरें मिल गईं। ओह, इतनी नफरत, घृणा। विनायक की नजरें झुक गईं। हाँ हाँ, मैं हूं ही इस लायक। मैंने कब उसे चैन से रहने दिया? उस दूध वाले प्रकरण के बाद कुछ साल सब ठीक रहा। दूध वाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बूढ़ा नौकर डेयरी से लाने लगा था। ज्योति भी धीरे धीरे सब भूल गई, ऐसा लगता था। पर अविश्वास की फांस उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। 6 साल बाद एक रोज सोमवार को, अरे मेरी बात सुनो तो, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा आ पाना संभव नहीं है। ज्योति किसी से बात कर रही थी। किसका फोन था? विनायक को अंदर आते देख उसने झट से फोन रख दिया। इतनी बात तो विनायक ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसी का नहीं, मेरी एक सहेली अंजलि का था। घर पर बुला रही थी मुझे। आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात आई गई नहीं हुई। उसी दिन विनायक ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। ललित नाम के किसी शख्स ने 2 बार ज्योति को फोन किया था, मेरी जानकारी के बगैर। कोई गैर मर्द मेरी बीबी को फोन कर रहा है और मेरी बीबी मुझसे छिपा रही है। जरूर उसका कोई पुराना आशिक होगा। अब विनायक वही सोच रहा था जो वह सोचना चाहता था। अगले दिन, कौन है यह ललित और क्यों उसने तुम्हें फोन किया? कहाँ बुला रहा था मिलने के लिए? सवालों की बौछार सुनते ही ज्योति हड़बड़ा गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोलती क्यों नहीं? वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 10 वर्षों बाद अब उसके घर में बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी अंजलि भी मेरी अच्छी दोस्त है। पर कई वर्षों से मेरा मिलना नहीं हुआ उन दोनों से। ज्योति ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अविश्वास में अंधा होकर विनायक यह सब सुनने मानने को तैयार ही नहीं था। अब किसका इंतजार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं है। कोई बोल रहा था। आवाज सुनकर विनायक अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता। काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती, मगर ऐसा ना हो सका। वह मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था। अपने नाम के विपरीत ज्योति में धैर्य कूट कूट कर भरा था। विनायक के बेमतलब के इल्जामों को सुनकर कुछ दिन तो वह खूब रोती रही थी, कुछ माह उदास रही थी और कुछ अनहोनी करने से पहले अपने बेटों का मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाजें अब तेज हो चली थीं। सरकते पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज डूबती ही जा रही हो। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलाने के बजाय
दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और अनुभा सुगंधा के पति और उनके बेटे ज्योति का पार्थिव शरीर को उठाकर बांस की बनी सेज पर लिटा रहे थे। बांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी। उस पर सफेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लिटाओ मेरी ज्योति को, उसके कोमल बदन पर खरोंचें लग जाएंगी, कहकर विनायक मानो तड़प उठा। विनायक आगे बढ़ा, पर दोनों बेटों की अंगार बनी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे विनायक कुछ कह ही नहीं सका। उसके कदम भी लड़खड़ा कर रह गए थे। भाभी अपराजिता ने उसे थाम लिया। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं भैया। जब तुम जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा ना कर सके, तो अब मृतदेह पर मोह दिखाने से क्या फायदा। चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटों का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है। जीते जी ज्योति अपने दोनों बेटों से कह कर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथाकथित पति मेरा अंतिम संस्कार ना करे, करना तो दूर मेरा चेहरा भी ना देखे, मुझे छू भी न सके। और बेटों ने इसका पूरा मान रखा था। अतीत के वे पल चलचित्र की भांति विनायक की आंखों में तैर उठे। कुछ वर्ष शांति से बीते। विनायक का बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। साहिल के लिए तो रिश्ते भी आने लगे थे। लंबे आकर्षक दोनों बेटे तो ज्योति की आंखों के तारे थे। एक बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया था दिल्ली में। दोनों बेटे वहीं रहते थे साथ साथ। अक्सर विनायक और ज्योति भी एक दो दिन बच्चों के साथ रह आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के कारण कुछ वर्षों से ज्योति अकेली पड़ गई थी। विनायक अपने बिजनेस में बिजी रहता था और उसके शकी स्वभाव के कारण ज्योति कहीं आती जाती नहीं थी, तो घर बैठे बैठे ही साहित्य में उसे रुचि हो आई थी। बाकी समय मिला तो कविता, कहानी और लेखन में व्यस्त हो गई। विनायक भी देखकर खुश था कि घर बैठे ही वह अपना मन बहलाने लगी है। अरे साहिल बेटा, प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा है, एक बार मुझे ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों बेटे अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते थे। कहने के साथ ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते थे, चाहे ऑनलाइन किताब मंगानी हो या ज्योति के 45वें जन्मदिन पर उसका पसंदीदा 54 इंची प्लाज्मा टीवी घर में लाकर उसे आश्चर्यचकित कर देने का प्लान हो। विनायक तो इतने दिन वहां रह ही नहीं सकता था। वह अपने शहर जबलपुर लौट गया। 6 फरवरी का दिन था जब ज्योति साहिल के साथ प्रगति मैदान गई थी। घर के बाहर की दुनिया और वह भी किताबों से लबालब देखकर उसकी खुशी का पारावार न था। वहां पहुंचकर साहिल को भी कुछ दोस्त मिल गए। वह ज्योति को उसकी पसंदीदा बुक स्टॉल पर छोड़कर कुछ देर के लिए चला गया। अरे ज्योति, तुम। सामने से ज्योति की कुछ फेसबुक फ्रेंड्स चली आ रही थीं। उनसे पहली बार मिलने का रोमांच ही अलग था। हाय, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो ज्योति, प्रतिमा बोल पड़ी। वह खुद भी कविताएं लिखती थी। कुछ काव्य संग्रह भी मार्केट में आ गए थे उसके। पूनम, रेखा, तेजस सब मिल बैठी तो सेल्फी का दौर चल पड़ा। हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ कितने ही फोटो खींच गए खूबसूरत यादें बनने के लिए। पास ही 22-23 साल के दो नवयुवक सौरभ और प्रफुल्ल भी खड़े थे। मैम, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, बिल्कुल दिल को छू जाती हैं। थैंक्स, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो, ज्योति कह उठी। सब ने संग साथ में खूब सेल्फी ली। फोटो लेने के क्रम में दोनों लड़के और पूनम, प्रतिभा ज्योति के कुछ और करीब हो गए। प्रफुल्ल ने ज्योति के कंधे पर हाथ रख दिया। हंसी खुशी के पल कैमरे में कैद हो गए।
अपने मनपसंद लेखकों के हस्ताक्षरित प्रति लेकर ज्योति बहुत खुश थी और दोनों बेटे उसे खुश देखकर खुश थे। रात में खूब चाव से ज्योति ने बच्चों के पसंद का खाना बनाया। अगले दिन सुबह जबलपुर जाने के लिए ज्योति का ट्रेन में रिजर्वेशन करा दिया था बेटों ने। अकेले सफर करने के अवसर कम ही आए थे ज्योति के जीवन में, पर वह रोमांचित थी। बेटों ने भी उसका हौसला बढ़ाया। मम्मी, आप अब अकेले आना जाना शुरू करो। देखो, सब महिलाएं अकेली कहाँ कहाँ हो आती हैं, और दिल्ली के लिए तो बहुत सी सीधी ट्रेनें हैं। अगले दिन जबलपुर अपने घर पहुंचकर रात में ज्योति शौक से विनायक को अपने फोटो दिखाने लगी। ये देखो मेरा फोटो कवि सुरेंद्र के साथ, यह तस्लीमा नसरीन के साथ, और यह मेरी फेसबुक फ्रेंड्स हैं। और और ये तुम्हारे कंधे पर किसने हाथ रखा है? विनायक ने पूछा। ज्योति ने झट से फोटो आगे बढ़ा दी और उसे दूसरी फोटो दिखाने लगी। विनायक ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया और फोटो स्लाइड करके पूछने लगा, ये लड़का कौन है और इसका हाथ कैसे आ गया तुम्हारे बदन पर? अविश्वास का फन न केवल सिर उठा चुका था, बल्कि जहरीली फुफकार भी मार रहा था। जिस बात से ज्योति बचना चाह रही थी वही हुआ। तुम्हें वहां बुक फेयर देखने जाना था, बुक फेयर देखने भेजा था मैंने, और तुम जाकर अपने यार के साथ अय्याशी करने लगी। पर वह तो मेरे बेटे की उम्र का है और हम तो पहली बार ही मिले थे। पर विनायक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। 40 से ऊपर की उम्र हो गई तुम्हारी और अक्ल नाम की चीज नहीं है। बूढ़ी हो गई हो पर शौक जवानों के हैं। ओह, उसके कानों में जैसे पिघलता शीशा उड़ेल दिया गया हो। ज्योति रो रो कर रह गई। रात रात भर जागती रही थी, दिन में मुंह छुपाए पड़ी रहती थी। किस बात की सजा भुगत रही थी वह? एक औरत होने की, स्त्री देह लेकर पैदा होने की। स्त्री देह उसकी, पर मालिक है उसका पति विनायक। वह जब चाहे कठपुतली की तरह उसे नचाए। ज्योति ने अपना फोन ही ऑफ करके रख दिया। कुछ दिन बेटों से बात नहीं हुई तो तीसरे ही दिन बेटे घर आ पहुंचे। ज्योति की सूजी आंखें और उतरे चेहरे ने ही सब कहानी बयां कर दी। विनायक अब भी अपने दंभ में बोले जा रहा था, चरित्रहीन है, उल्टा है तुम्हारी माँ। चुप रहिए, साहिल चीख उठा। आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है, पर मेरी माँ को आप एक शब्द नहीं, एक भी अपशब्द नहीं कहेंगे। मुझे मम्मी की सहेली मधु आंटी ने सब बता दिया है। आपके शक का कोई इलाज नहीं है। इतनी समर्पित और प्रेम करने वाली पत्नी को आपने जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। जवान बेटे का क्रोध देखकर विनायक ठंडा पड़ गया। उधर ज्योति अपने दोनों जवान बेटों के सामने पति के मुंह से ऐसे लांछन सुनकर मानो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं क्यों न समा जाऊं धरती की गोद में? कब तक मैं देती रहूंगी अग्नि परीक्षा? अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं। वह तड़प कर बोल पड़ी, एक दिन, साहिल, वेदांश, मेरे बच्चों, अब मैं सफाई देते देते थक गई हूँ। मैं मर जाऊं तो पति नाम के इस इंसान को मेरी मृतदेह को छूने मत देना और चेहरा भी मत देखने देना। हो सके तो इतना करके मेरे दूध का कर्ज चुका देना। उस दिन से ज्योति ने विनायक को पति के सिंहासन से उतारकर जमीन पर ला पटका। समय बीतता गया। करवा चौथ आदि सब त्याग दिया ज्योति ने। 2 वर्षों के अंतराल पर दोनों बेटों का धूमधाम से विवाह कर दिया। सभी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बखूबी निभाए ज्योति ने। पर मन में चरित्रहीनता की जो फांस चुभी थी वह अब शहतीर बन गई थी। एक रात वह सोई, फिर कभी न जागने के लिए। कितनी बातें थीं जिन्हें साझा करने की जरूरत थी। कितने खुले घावों को सिला जाना था। कितनी खरोंचों पर मोहब्बत के फाहे रखे जाने थे।
पर घड़ी की टिक टिक ने नए घाव दिए। कितना कितना हंसना था, कितना कितना रोना, पर बेरहम वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी। पलक झपकी और पल गायब। वहां उपस्थित लोगों के से विनायक अपने वर्तमान में लौट आया। हाय, क्या मैं अंतिम समय में अपने जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा? ज्योति का चिर निद्रा में लीन चेहरा शांत था, जैसे तमाम जिल्लत और रुसवाई से मुक्ति पा गई हो। ज्योति की बहनें, सखियां और दोनों जेठानी तेज स्वर में रो रही थीं। साहिल अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहा था। वेदांश और परिवार के कुछ अन्य पुरुष अर्थी को कंधा देकर ले जा रहे थे। जिस अर्धांगिनी को वह हमेशा पर पुरुष के नाम के साथ जोड़कर उसका चरित्र हरण करता रहा, उसे ही आज गैर पुरुष कंधा दे रहे थे। पर विनायक के लिए ज्योति को छूना तक भी वर्जित था। अविश्वास, शक का फुफकारता नाग विनायक के मन में आज निर्जीव सा पड़ा है, और जीते जी इसी लाश को ढोते रहना है उसे अब ताउम्र। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।